अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे आप लोग। आज हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकैप करते हैं अपने लास्ट लेक्चर को। आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर में मैनेजमेंट थ्योरीज की हमने कुछ थ्योरीज डिस्कस की थी, वो आपको प्रॉपर्ली आपने समझी होंगी और आपने अपने ट्यूटर से डिस्कस भी की होगी। आज हमारा जो लेक्चर होगा उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, बट फर्स्ट वी शुड रिकैप अबाउट द लास्ट लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी, हमने बात की थी इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज के। मैनेजमेंट थ्योरीज कब कहाँ से एवोल्यूशन इनकी स्टार्ट हुई और करंट स्टेज इनकी क्या है। हमने 3 मैनेजमेंट थ्योरीज के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई थी। उनमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी, वी डिस्कस्ड अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपके पास क्या है, ठीक है, कहाँ से इसकी इवॉल्व कहाँ से हुआ इसकी। और फिर हमने बात की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में 4 प्रिंसिपल्स की। वो 4 प्रिंसिपल्स आपके पास क्या थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बिल्कुल अर्लीस्ट मैनेजमेंट थ्योरीज में से है। वो जो 4 प्रिंसिपल्स वहाँ पर आपके पास इवॉल्व हुए, वो तो खैर आज भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, बट आजकल उससे बहुत आगे की जो है बात हो चुकी है। हमारे पास जो 4 प्रिंसिपल्स थे उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात की गई थी कि एम्प्लॉय शुड ट्राई द न्यू मेथड्स टू डू समथिंग। आपके पास जो मेथड भी आप कर रहे हैं, आप क्या करें कि आप एक नए मेथड से उसी काम को करने की कोशिश करें। द लीडरशिप, द मैनेजर्स, दे ऑलवेज समथिंग पुट एम्प्लॉयज टू टेक द रिस्क एंड ट्राई समथिंग न्यू। जब कोई नई चीज आप करते हैं और अगर आपका नया मेथड या नया जो आपने काम किया है वो आपकी प्रीवियस मेथड से ज्यादा अच्छा है और उसमें आपके पास रॉ मटेरियल भी कम लग रहा है, इनपुट भी आपकी कम लग रही है और आपका काम जो है वो उसमें एफिशिएंसी ज्यादा है, तो क्या करें, आप एक रूल बना दें और रूल बनाकर उस पैटर्न को क्या करें, आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में तमाम वर्कर्स के लिए क्या करें, आप उसको एक लॉ बना दें कि हर वर्कर जो है इसी पैटर्न से जो है वो काम करेगा। थर्ड, आप क्या करें कि आप कोडिफाई करें, आप कोडिफाई करें उस काम को और क्या करें, आप उसकी प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर करें कि जो आपने काम किया है नए मेथड से, इससे आपकी जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर आपका जो है वो क्या इम्पैक्ट हुआ है और कितने मतलब उसके ऊपर आपके असरात हुए हैं। फिर हमने बात की प्रॉब्लम इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर आपके पास कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके जो है काम को क्या करती हैं, वो इफेक्ट करती हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो एक अर्ली मैनेजमेंट थ्योरी थी, बहुत स्टार्ट में इस थ्योरी को पेश किया गया, ठीक है, 80s के अंदर इसका स्टार्ट है आपके पास। और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई उसको जो है वो कवर किया आपके पास जो है वो गिलबर्ट ने अपनी थ्योरी में जो है वो वेबर मैक्स से जो है वो ज्यादा इंस्पायरेशन ली। वेबर मैक्स का जो है वो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी आपके पास क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम्स हैं, जो सेटअप्स हैं, मतलब कि उसको जो है प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वेबर मैक्स की जो प्रिंसिपल था हमने उसको जो है डिस्कस किया कि वेबर मैक्स ने जो है आपके पास ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल में 4 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि ये 4 वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप फोकस करें तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करें, मतलब टास्क के अंदर एफिशिएंसी जो है उसको जो आप इन्हांस कर सकते हैं। असल में जो वेबर मैक्स की थ्योरी थी वो मतलब कि इट वाज टुवर्ड्स द एफिशिएंसी इनहांसमेंट विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर एफिशिएंसी आप किस तरह से जो है इनहांस कर सकते हैं। देन हमने उसके बाद बात की आपके पास हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल के अंदर हमने बात की कि 14 डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, जिस 14 डिफरेंट जो आपके पास एस्पेक्ट्स हैं जो कि हेनरी फॉयल ने जो है कवर किए और उनको जो है उन्होंने जो है एप्लीकेबल किया। हेनरी फॉयल की जो 14 प्रिंसिपल हैं दे आर very much important and they actually initiated the basis for the above theories which we are going to discuss by today। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बिहेवियरल मैनेजमेंट की। जो आपके पास बिहेवियर है, एक एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है, उसकी जो इंटरनल फीलिंग्स है या जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर बिहेव करना है, हाउ दे एक्चुअली बिहेव, हाउ दे एक्चुअली इंटरेक्ट विद द डिफरेंट पीपल, हाउ दे एक्चुअली बिहेव when there is some problem within the organization, ठीक है। चेंज अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में है, then how he actually resist, या वो उसके खिलाफ है, हक में है, ठीक है। क्या हमारे पास है बिहेवियर के ऊपर हम बात करेंगे, व्हाट अबाउट द बिहेवियर मैनेजमेंट। देन हम बात करेंगे आपके पास हॉर्थॉर्न स्टडीज के ऊपर। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द थ्योरी एक्स एंड वाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड वेरी फेमस थ्योरी। उसके बाद हम जो है कंपैरिजन करेंगे, थ्योरी एक्स के अंदर ये चीज कहेगी, थ्योरी वाई के अंदर ये कई चीज कहेगी, ठीक है। कहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय को जो है वो ज्यादा वर्थ दी जा रही है, थ्योरी वाई के अंदर जो है वो एम्प्लॉय को वर्थ दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, कहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय फोकस्ड काम
की जा रही थी, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर मोर फोकस है, कहीं पर जो आपके पास है कि वो काम की तरफ ज्यादा फोकस है, ह्यूमन रिसोर्स की तरफ जो है वो ज्यादा फोकस नहीं है। वी शुड कंपेयर थ्योरी एक्स एंड वाई एंड आफ्टर द डिस्कशन वी शुड डिस्कस अबाउट द थ्योरी जेड, कि हमारे पास थ्योरी जेड है वो हमारे पास क्या है। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द सिस्टम कंसिडरेशन दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द थ्योरीज बट देयर मस्ट बी सम सिस्टम कंसिडरेशन व्हिच वी हैव टू consider before we should implement these theories, हमें उनको देखना होगा। then we should discuss about the contingency theory, contingency planning भी एक terminology आपके पास है, but we should discuss about the contingency theory। contingency planning हमारे पास ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम का कोई ना कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए, उस काम का कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव सोल्यूशंस होंगे, अगर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, तो आप उन अल्टरनेटिव सोल्यूशंस को जो है वो ब्रू कार लाकर उस काम को एटलीस्ट खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो कंटीजेंसी प्लानिंग, व्हाट अबाउट द कंटीजेंसी थ्योरी, वी शुड डिस्कस इंशाल्लाह इन टुडेज लेक्चर। सो वी शुड स्टार्ट विद द बिहेवियर मैनेजमेंट। व्हाट अबाउट द बिहेवियर मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट हमारे पास क्या चीज है, फोकसेस ऑन द वे द मैनेजर्स शुड पर्सनली मैनेज टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। हमारे पास जो भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज या जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है पीपल। पीपल एक ऐसा रिसोर्स है जो जिसके अंदर इमोशन है, जिसके अंदर फीलिंग्स हैं, जो चीजों को महसूस करता है, उस चीजों के ऊपर वो जो महसूस करता है उसको वो रिस्पॉन्ड भी करता है, ऑफ कोर्स आपके चेंज के खिलाफ रेजिस्ट भी करता है, ठीक है। आपके पास सिचुएशन या आपके पास एनवायरनमेंट के ऊपर रिएक्ट भी करता है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको मोटिवेट करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं वो पर्सनली जो है किस तरह से जो है वो एक्शंस लेते हैं। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना क्यों जरूरी है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। अगर आप प्रीवियस थ्योरी में देखें तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इतनी बात नहीं की गई, जॉब स्पेशलाइजेशन की गई, आप जॉब जो है स्पेशलाइज्ड कर ले, आप स्किल्ड वो बंदों को वही काम दे जो स्किल के ऊपर हो। बट यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात की जा रही है। एट दिस टाइम द era was totally changed, the concern from the job perspective was totally changed towards the human perspective, कि ह्यूमन को एक एसेट के तौर पे जो है वो लिया जाने लगा और एसेट के तौर पे ह्यूमन को जो है ट्रीट किया जाने लगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि वी आर मोर फोकसिंग ऑन द एम्प्लॉय मोटिवेशन, के एम्प्लॉय की जो मोटिवेशन है उसका लेवल क्या है, उसको कितना हाई करना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजर्स, बिहेवियरल मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स ने जो है वो किस तरह से पर्सनली वो मैनेज करते हैं, किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज के मोटिवेशन लेवल को, वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज के मोटिवेशन लेवल को इन्हांस करते हैं, उनकी जो जॉब कमिटमेंट लेवल उसको बढ़ाते हैं, ये इस थ्योरी का पार्ट है। मैरी पार्कर हमारे पास एक बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर थे जिनका मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा, अर्ली मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर जिनके बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन है आपके पास। सजेस्टेड वर्कर्स help in analyzing their jobs for the improvement. According to the Mary Packer, he suggested that worker help in analyzing their job for the improvement, के managers की जो है workers help कर सकते हैं कि in analyzing their job for the improvement। जो बंदा काम कर रहा है he knows better कि इस जॉब के अंदर किस किस्म की जो है इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है और इस काम के अंदर हम किस तरह से जो है इम्प्रूवमेंट जो है वो लाएंगे या ला चुकेंगे। हमारे पास मैनेजर्स जो हैं अगर वो वर्कर्स की कंसिडरेशन, इफ दे वांट टू इम्प्रूव समथिंग, सो दे हैव टू कंसिडर द कंसेंट फ्रॉम द वर्कर, दे हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द वर्कर, दे हैव टू कीप इन कंसिडरेशन द सजेशन प्रोवाइडेड बाय द वर्कर्स। तो वर्कर्स जो है वो किसी चीज की इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है अच्छी सजेशंस आपको दे सकते हैं। द वर्कर नो द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द जॉब, द वर्कर वे द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द जॉब। जो बंदा काम कर रहा है ही नोज बेटर कि आपके पास जो है इस जॉब को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दैट इज द वे दैट हम बात कर रहे हैं बिहेवियर मैनेजमेंट की, कि अगर आप जो है वही काम करेंगे, ठीक है। एक आम लाइफ में आप इस चीज को थोड़ा सा देखें ह्यूमन बिहेवियर को, कि अगर कोई बंदा, कोई आपका दोस्त वो बातें करे जो आपको अच्छी लगती हैं या आपके फेवर की बातें करे या आपके जो है आपकी तारीफ करे, तो सारी ये चीजें आपको एक अच्छी लगती हैं बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी मच पॉजिटिव टुवर्ड योर एंड। तो अब आपके पास क्या है कि एम्प्लॉयज जो आपके हैं वो बेहतर जानते हैं कि वो जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो उससे कितने सेटिस्फाइड है, ठीक है। इस जॉब के अंदर किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत तो नहीं है, इस जॉब के अंदर जो है किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है।
तो इफ मैनेजर्स आस्क द वर्कर दैट इज देयर एनी रिक्वायरमेंट, इज देयर एनी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन दिस थिंग, तो अगर आपके वर्कर कहते हैं जी रिक्वायरमेंट हमें है और हमारे इंप्रूवमेंट करनी है, सो वर्कर्स द वे द वर्कर नोज द बेस्ट टू इम्प्रूव द जॉब, इस जॉब को हम किस तरह से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्कर जो है आपको इस पे बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इफ द वर्कर हैव द नॉलेज ऑफ द टास्क देन दे शुड हैव द कंट्रोल ऑफ द टास्क। आपके पास अगर वर्कर जो है उसके पास नॉलेज है टास्क की, मीन अगर आप स्पेशलाइज्ड है, अगर वर्कर जो काम कर रहा है ही इज स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड इन दैट फील्ड, कि वो जो फील्ड है उसके अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन है और वो जो स्किल है वो उस काम से रेलिवेंट है, तो देन दे शुड कंट्रोल द टास्क, तो फिर उस टास्क के ऊपर जो है वो कंट्रोल भी जो है वो ले सकते हैं। कंट्रोल लेने का मकसद ये है कि अगर आप एक टास्क कर रहे हैं और आपके पास उस टास्क का नॉलेज है तो आप उस टास्क को अच्छे तरीके से कर सकेंगे, आप उसको बेटर वे में परफॉर्म कर सकेंगे, आपका कंट्रोल उस टास्क के ऊपर जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स देखे कि वर्कर की हेल्प लेनी चाहिए आपको, ठीक है, टास्क एनालाइज करने में, फिर वर्कर को पता है कि इस टास्क के अंदर जो है किस तरह से इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, और अगर वर्कर के पास उस काम का नॉलेज है तो ही कैन कंट्रोल द टास्क, तो वो उस टास्क को जो है वो कंट्रोल भी कर सकता है। जो हमारे पास हॉर्थॉर्न स्टडीज है उसके मुताबिक स्टडी ऑफ द वर्कर एफिशिएंसी एट द हॉर्थॉर्न वर्क ऑफ द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग 1924 से 1932 यहाँ पे काम हुआ, एंड what are their results actually? Worker productivity was measured at the various level of the light illumination, ठीक है, मतलब डिफरेंट किस्म की लाइट का जो है वो जो सेटअप किया गया, और वर्कर की जो प्रोग्रेस है उसको जो है वो मॉनिटर किया गया, डिफरेंट लाइट सेटअप। रिसर्चर्स फाउंड दैट रिगार्डलेस ऑफ द वेदर द लाइट लेवल वर रेज्ड और लोअर्ड, प्रोडक्टिविटी रोज। यहाँ पर ये बात की गई कि अर्ली रिसर्च में हमारे पास हर चीज के ऊपर फोकस किया गया, एनवायरनमेंट के ऊपर, आपके पास लाइट के ऊपर, आपके पास है वर्क फटीग किस तरह कम की जाए, स्ट्रेस लेवल किस तरह मिनिमाइज किया जाए। तो यहाँ पर जो काम किया गया आपके पास हमारे पास हॉर्थॉर्न स्टडीज के अंदर, यहाँ पर ये किया गया कि आपके पास डिफरेंट लाइट की जो है इंटेंसिटी जो है वर्कर्स जो है प्रोवाइड की गई। ठीक है, आपके पास एक एनवायरनमेंट है, वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं फ्रॉम 1924 टिल 1932, 8 साल तक जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो है वर्कर के ऊपर किए गए, लाइट्स को बढ़ाया गया, कम किया गया, ठीक है, डिफरेंट जो है आपके पास डायरेक्शन से जो है लाइट को रखा गया। तो जो आपके पास एंड रिजल्ट है वो ये आए कि लाइट का कोई इफेक्ट आपके पास नहीं है वर्कर प्रोडक्टिविटी के ऊपर। लाइट का आप जो भी लेवल रखें, लाइट की जो भी आपके पास इंटेंसिटी हो, वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो आपके पास बढ़ती है, वो आपके पास कम नहीं होती। सो दिस स्टडी ऑलरेडी हाइलाइटेड दैट लाइट हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी एक्चुअली। आफ्टर एक्चुअली इट अपीयर्ड दैट द वर्कर एंजॉय द अटेंशन दे रिसीव्ड एज पार्ट ऑफ द स्टडी एंड वर मोर प्रोडक्टिव। बल्कि यहाँ पर एक और चीज सामने आई कि इट अपीयर्ड द वर्कर एंजॉय द अटेंशन दे रिसीव्ड एज पार्ट ऑफ द स्टडी, कि ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द स्टडी जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट जिनको आप स्टडी कर रहे हैं, उनको आप अटेंशन दे रहे हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने उसको ज्यादा एंजॉय किया एंड दे वर मोर प्रोडक्टिव। ठीक है, बिकॉज दे वर अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उस वजह से भी आपके पास क्या थे, वो ज्यादा आपके पास क्या थे, वो आपके पास प्रोडक्टिव थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने बात की बिहेवियरल मैनेजमेंट के अंदर, हमने जो है स्टडी को देखा कि लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, बट लाइट का जो है उसका प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। बट इस चीज को जरूर उस चीज स्टडी के अंदर आपके पास देखा गया कि अगर आप किस चीज को अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है, बिकॉज दे आर वर्कर्स आर एंजॉइंग द अटेंशन। ठीक है, दे आर गेटिंग फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट और फ्रॉम द एडमिन। इट्स मीन कि हमारे पास कोई भी चीज जब अंडर ऑब्जर्वेशन आती है, ठीक है, तो बिहेवियरली क्या आपके पास करती है कि उसका जो है वो जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो आपके पास क्या होता है, वो इंप्रूव हो जाता है। एंड द नेक्स्ट थ्योरी वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे is about the theory X and theory Y. These are this theory is very much famous in the management point of view, और इसके हमारे पास कुछ concerns भी हैं जिसको हमने इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। यहाँ पे माइकल डगलस जो हमारे पास डगलस मैकग्रॉजर जो हमारे पास हैं, प्रपोज द 2 डिफरेंट सेट ऑफ वर्कर एजम्पशंस। यहाँ पर 2 किस्म के एजम्पशन प्रोवाइड किएगी कि वर्कर किस किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास थ्योरी एक्स के अंदर ये बात की जा रही है, एज्यूम दैट द एवरेज वर्कर इज लेजी, डिसलाइक वर्क एंड विल डू एज लिटिल एज पॉसिबल। हमारे पास एक एजम्पशन जो है वो यहाँ पर जनरेट की गई कि जो एवरेज वर्कर है वो ज्यादातर जो वर्कर है एवरेज, हाँ अगर हम एवरेज लें वर्कर्स की तो वो ज्यादातर लेजी हैं,
डिसलाइक वर्क, वो काम नहीं करना चाहते, एंड विल डू लिटिल एज पॉसिबल, और काम करते भी हैं तो जितना कम से कम है वो करते हैं, कम से कम जो है वो काम करते हैं। मैनेजर्स मस्ट क्लोजली सुपरवाइज एंड कंट्रोल थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पर एक सजेशन दी गई, जो थ्योरी एक्स हमारे पास है, इस किस्म के जो वर्कर लेजी हैं, जो काम पसंद नहीं करते और जो बहुत थोड़ा काम करते हैं, उनके लिए कहा गया कि मैनेजर्स मस्ट क्लोजली सुपरवाइज, कि मैनेजर इस तरह के वर्कर्स को क्या करें, क्लोजली जो है वो सुपरवाइज करें, उनको जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए, एंड कंट्रोल थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दे शुड रिवॉर्ड, उनको जो है वो रिवॉर्ड किया जाए, और अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो देयर मस्ट बी सम पनिशमेंट फॉर देम, तो उनके लिए क्या होनी चाहिए, कोई मतलब हमारे पास पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि वो क्या करें, प्रॉपर्ली जो अपने काम के ऊपर क्या करें, वो फोकस करें। तो ये तो हमारे पास एजम्पशंस हैं थ्योरी एक्स के हिसाब से, ठीक है। थ्योरी एक्स टोटली जो है वो एक और फ्रेम ऑफ माइंड है, एक फिलोसफी है सारी की सारी, कि एवरेज वर्कर, ज्यादातर वर्कर आपके पास क्या लेजी हैं। What about the theory Y? Assume that workers are not lazy. यहाँ पर थोड़ा सा कंसेंट डिफरेंट है कि workers are not lazy, want to do a good work, and the job itself will determine if the worker likes the work or not. Theory X में प्रोस्पेक्ट जो आपके पास प्रोस्पेक्टिव है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर किया जा रहा है कि बंदे जो वर्कर्स हैं वो लेजी नहीं हैं, वो काम को पसंद करते हैं, और उनके काम को अगर जज करना है तो आप इस चीज से जज करें कि उस वर्कर ने काम किया कैसा है। देन जॉब इटसेल्फ विल डिटरमिन इफ द वर्कर लाइक द वर्क, और जॉब इस चीज को जो है वो डिटरमिन करेगी वेदर वर्कर लाइक द वर्क और नॉट। इफ उसको जॉब को अच्छे तरीके से करता है, इट्स मीन कि वो उस काम को पसंद करता है। अगर वो उस काम को अच्छे तरीके से नहीं करता, इसका मतलब है कि वो उस जॉब को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर जो है जिस पैटर्न से वो बंदा काम कर रहा है, उस पैटर्न के ऊपर जो है फोकस किया गया। द वे ही वर्क्स, इफ ही लव द वर्क्स ही ऑफ कोर्स वर्क परफेक्टिवली, इफ यू डोंट लाइक द वर्क ही विल नॉट परफॉर्म बेटर। तो यहाँ पर जो उस चीज पर, बट थ्योरी एक्स के ऊपर ये कहा गया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड assumption है वर्कर्स आर लेजी, दे डोंट लाइक टू वर्क, वो काम करना ही नहीं चाहते। यहाँ पर है कि काम करना चाहते हैं, बट वो बंदा जिसको काम अच्छा लगता है वो परफेक्टली करेगा, जिसको नहीं अच्छा लगता वो बस काम नहीं करेगा। मैनेजर शुड अलाउ द वर्कर ग्रेट लैटिट्यूड एंड क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्टिमुलेट द वर्कर्स। ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो है उसको एक ओपननेस दी जाती है कि वो जिस तरह काम करना चाहता है वो काम अपनी मर्जी से करे। यहाँ पर जो है इस चीज पे हमारे पास डिफरेंट फोकस है, जबकि वहां पर जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट वर्डिंग यूज की गई थी। मैनेजर शुड क्लोजली सुपरवाइज एंड कंट्रोल थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, और पनिशमेंट भी की जाए अगर इफ ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। दिस इज इन थ्योरी एक्स। अगर हम इसका कंपैरिजन करें हमारे पास थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को, तो आप थ्योरी एक्स में देखें कि एम्प्लॉय इज लेजी, थ्योरी वाई कहती है एम्प्लॉयमेंट इज नॉट लेजी। ठीक है, थ्योरी एक्स में हमारे पास है मैनेजर शुड क्लोजली सुपरवाइज मस्ट क्रिएट वर्क सेटिंग टू बिल्ड इनिशिएटिव। यहां पर जो है वो वर्क सेटिंग जो है वो इस तरह की रखी जाए कि वर्कर क्या करे, वो खुद इनिशिएटिव ले काम करने के लिए। ठीक है, वहां पर जो है फोर्सफुली किया जा रहा है कि आप उसे क्लोजली ऑब्जर्व करें, सब्जेक्ट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, जबकि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की जो है वो बात नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पर ये किया जा रहा है कि क्रिएट वर्क सेटिंग टू बिल्ड इनिशिएटिव। आप क्या करेंगे, वर्क सेटिंग इस तरह की रखें कि वर्कर जो है वो खुद इनिशिएटिव ले किस चीज के लिए, एक काम करने के लिए। क्रिएट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिफाइंड रिवॉर्ड्स। आपने जो है वो रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करना है, बिकॉज आपकी इजम्पशन ही यही है कि वर्कर्स जो है वो लेजी हैं और वो काम नहीं करना चाहते। तो इस केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आपको जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको आपको रखना पड़ेगा। एंड डिफाइंड रिवॉर्ड, और आपको जो रिवॉर्ड्स हैं वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस के ऊपर आपको रखनी होगी। ये नहीं कि जो भी थोड़ा करें, नहीं, आपको एक स्ट्रिक्ट जब आप यहाँ पर हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं वो भी आपके पास होंगे, वो आपके पास स्ट्रिक्ट होंगे और वो भी आपके पास डिफाइंड होंगे। जब यहाँ पर आप वाई की बात करते हैं, प्रोवाइड अथॉरिटी टू द वर्कर्स, आप क्या करते हैं कि आप जो है अथॉरिटी देते हैं अपने वर्कर्स को, आप उनको एम्पावर करते हैं कि वो जो कुछ करना चाहते हैं वो करें। दिस इज अथॉरिटी, ये हमने आपको अथॉरिटी दे दी है। ठीक है, आपके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी को आप यूज करते हुए जो है आप क्या करें, अपना काम करें। अगर आप थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को देखें तो आपको थ्योरी एक्स में ये चीज नजर आएगी कि जो मैनेजमेंट है वो जो है वर्कर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ठीक है,
मतलब वहां पर ट्रस्ट का फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा कम है, ओपननेस आपके पास नहीं है, वहां पर ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्ट, ज्यादा आपके पास जो है वो समथिंग इंस्ट्रक्टिव लीडरशिप की तरफ ज्यादा फोकस है। जबकि जो थ्योरी वाई है वहां पे आपके पास जो है इन्वायरमेंट ज़्यादा सपोर्टिव है, मैनेजर जो है, वर्कर्स जो है वो इनिशिएटिव लेने की तरफ जो है वो क्या कर रहे हैं, उनको जो है फोकस है, दे आर फोकसिंग, दे आर जस्ट प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद द रूम टू टेक रिस्क, कि वो रिस्क लें, वो क्या करें, अथॉरिटी उनको दी जाती है। यहाँ पर अथॉरिटी देने का मकसद ये है कि आप जो है आपका एम्प्लॉयज के ऊपर जो ट्रस्ट है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर आप एम्प्लॉयज को अथॉरिटी भी दे रहे हैं, जबकि वहां पर तो अथॉरिटी का बिल्कुल आपके पास है ही नहीं, आप स्ट्रिक्ट हैं, आपने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं एंड ईच एंड एवरीवन हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्ट रूल्स। जबकि यहाँ पर आप अथॉरिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर अलाउड टू टेक द डिसीजन, ठीक है, आप डिसीजन लेने में भी आपको जो है वो एक ओपननेस दी गई। यहाँ पर जो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, नाउ मीन आप इसमें बेहतर जो है वो देख सकते हैं कि आपके पास इन दोनों थ्योरी में से कौन सी थ्योरी जो है वो ज्यादा अच्छी है, कहाँ पर जो है वो ज्यादा एक ओपननेस है, एम्प्लॉयज की प्रोग्रेस कहाँ पर ज्यादा होगी और कहाँ पर जो है एम्प्लॉय जो है वो लो परफॉर्मर होगा। तो दोनों थ्योरी को आप खुद भी थोड़ा सा जो है वो कोरिलेट कर सकते हैं। जबकि हमारे पास थ्योरी जेड है, विलियम रिसर्च द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द जापान एंड यूएसए। यहाँ पर एक स्टडी की गई यहाँ पर जो है वो कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द जापान एंड यूएसए, यहाँ पर स्टडी किया गया। यूएसए कल्चर एम्फेसिस द इंडिविजुअल एंड मैनेजर्स टू फील वर्कर फॉलो द थ्योरी एक्स मॉडल, ठीक है। जापान कल्चर, जबकि आपके पास जो जापानीज कल्चर है, एक्सपेक्ट वर्कर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड थस बिहेव डिफरेंटली देन यूएसए वर्कर। यहाँ पर देखें आपके पास के दो डिफरेंट कल्चर्स, आपके पास जापान का अपना एक कल्चर है, जबकि आपके पास यूएसए है उसका एक अपना कल्चर है। दोनों का कल्चर जो है आपके पास बहुत ज्यादा आपके पास के हैं वो डिफरेंट है। अब दोनों कल्चर्स का जो डिफरेंट होना है आपके पास, ये आपके पास जो जहां पर जो है विलियम ने इन कल्चरल डिफरेंस को स्टडी किया और देखा आपके पास कि जो यूएसए कल्चर है वो एम्फेसिस करते हैं इंडिविजुअल एंड मेजर्स टू फील वर्कर फॉलो द थ्योरी एक्स मॉडल। थ्योरी एक्स मॉडल में आपको पता है कि स्ट्रिक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, बाउंडेड किया जा रहा है, एम्प्लॉय को बाउंड किया जा रहा है कि वो आपको इस तरह की जो है वो परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस जो है वो आपको इनपुट दे। यहाँ पर जो है यूएसए कल्चर के अंदर ये सेटअप जो है वो ज्यादा है कि थ्योरी एक्स जो है मैनेजर्स और जो इंडिविजुअल्स हैं उन वर्कर्स को ये चीज जो है वो फील की करवाई जा रही है दैट यू हैव टू फॉलो द थ्योरी एक्स मॉडल। जबकि जापान कल्चर एक्सपेक्ट वर्कर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, जबकि जापानीज कल्चर में यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रिक्वेस्टिंग और दे आर सजेस्टिंग एम्प्लॉयज दैट फर्स्ट यू हैव टू शो योर कमिटमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड थस बिहेव डिफरेंटली देन यूएसए वर्कर। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, जब इस तरह की बात की गई कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है वो अपनी इन्हांस करनी है, तो जो एम्प्लॉयज थे जापान के अंदर वहां पर जो है दे टोटली बिहेव डिफरेंटली देन द यूएसए वर्कर्स। यूएसए वर्कर्स जो थे वो थ्योरी एक्स को फॉलो कर रहे थे, जबकि यहाँ पर जो है वो थ्योरी वाई को फॉलो कराया गया कि आपने अपनी जो कमिटमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा शो करनी है, दैट्स व्हाई दे बिहेव डिफरेंटली देन दैट ऑफ द यूएसए वर्कर्स। तो दोनों के अंदर इट्स मीन कि यूएसए जो है कल्चर जो है वो थ्योरी एक्स को ज्यादा फोकस कर रहा है, जबकि जो जापानीज कल्चर है दे आर मोर फोकसिंग, दे आर ओपन, दे आर एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी अमंग द एम्प्लॉयज, सो वो फॉलो करना है आपके पास थ्योरी वाई को। थ्योरी जेड कंबाइन पार्ट्स ऑफ बोथ द यूएसए एंड जापानीज स्ट्रक्चर। अब थ्योरी जेड जो हमारे पास है, व्हाट इज दिस, मैनेजर स्ट्रेस लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, वर्क ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल फोकस। यहाँ पर ये किया जा रहा है कि मैनेजर शुड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि मैनेजर जो है वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करें। ये बात ऑलरेडी आपके पास रिसर्च से साबित है कि अगर आप एम्प्लॉय कमिटमेंट को इन्हांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो यू शुड हैव टू प्रोवाइड देम विद द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपके पास क्या चीज है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपके पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉब सिक्योरिटी आपके पास उसको इन्हांस करता है। वंस यू आर श्योर दैट योर जॉब इज फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आप क्या करते हैं, आप कमिटेड रहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ,
आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट बढ़ता है, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो आपके पास रेज होता है। तो यहाँ पर जो है थ्योरी Z जो आपके पास कर रही हो कि आपके पास क्या है, मैनेजर स्ट्रेस लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप दैट दे वांट टू वर्क एंड वांट टू वर्क इन अ ग्रुप, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं बल्कि आप वर्किंग जो है ग्रुप में करें, एंड ऑर्गेनाइजेशनल फोकस एंड देयर फोकस मस्ट बी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके पास ये तीन चीजें जो हैं वो थ्योरी Z के फोकस में आपके पास हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, वर्क ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल फोकस. Now we have a management sciences. We have something on the management sciences. This is a something very improved era. और हमारे पास जो theory of management sciences है ये हमारे पास evolve हुई. Theory of management जो आपके पास sciences है ये हमारे पास use rigorous quantitative techniques to maximize the resources. यहाँ पर जो है वो रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस किया गया। जो आपके पास थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है वो आपके पास रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन को फोकस तो करती है, बट द मेन फोकस इज ऑन द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स दैट यू हैव टू यूज द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. You want to maximize the resources, okay, but the thing is that you have to focus on the quantitative techniques. हमारे पास कौन कौन सी quantitative techniques हैं जो कि आपके रिसोर्स को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकती हैं, ठीक है, रिसोर्स को आपकी ज्यादा कर सकती हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट. यूज लीनियर प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग, सिमुलेशन सिस्टम. अब हमारे पास क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसी टेक्निक है जो कि आपके पास रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है, ठीक है. आपको जो है लीनियर प्रोग्रामिंग अगर आप देखें तो हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड एक इसके अंदर आता है आपके पास, ठीक है. सिंप्लेक्स मेथड आपके पास क्या है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं और जो भी आपके पास कंस्ट्रेंट हैं उनको आप लेकर चलते हैं और आप एक मॉडल डिजाइन करते हैं. दैट मॉडल इज कॉल्ड लीनियर मॉडल, ठीक है. उस लीनियर मॉडल के अंदर क्या करते हैं कि आप डिफरेंट इनपुट्स देते हैं. अब जब आप डिफरेंट इनपुट्स देते हैं अपने मॉडल के अंदर तो आपको ये पता चलता है कि आप कौन से पॉइंट के ऊपर जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं या एफिशिएंट है, या कौन सा ऐसा पॉइंट है आपके जो भी आपका एक प्रोग्रेस है, ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर जो है आप जो है वो अपने प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो आप डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते हैं, आप ट्राई करते हैं और आपको पता चलता है कि आप इन रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज के अंदर जो स्केर्स रिसोर्सेज आपके पास है, जो लिमिटेशन है, जो कॉन्स्ट्रेंट है, इन कॉन्स्ट्रेंट के अंदर रहते हुए दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन मैक्सिमाइज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है. इस यहाँ पर मैक्सिमाइज करते हुए आप क्या करते हैं कि आप जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर सकते हैं, आप जो अपनी प्रोडक्शन को कर सकते हैं वो एनहांस कर सकते हैं. हमारे पास जो यहाँ पे मॉडलिंग की बात की जा रही है, हमारे पास सिमुलेशन सिस्टम है, मैटलैब हमारे पास है, वो हमारे पास सिमुलेशन के लिए यूज होते हैं, पर और भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं. बट लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या करती है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते. हमने इस चीज को देखा है, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा जो है स्केर्स होते हैं. हर काम को करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट होंगे, हर चीज इतनी ओपन आपके पास क्या होगी, वो अवेलेबल नहीं होगी. तो आपने उन कंस्ट्रेंट को, उन रिस्ट्रिक्शन को देखना है कि ये मेरी कंस्ट्रेंट है, ये मेरी रिस्ट्रिक्शन है. मेरे पास जो आउटकम है, मुझे आउटकम ये चाहिए, बट जो मेरे पास रॉ मटेरियल है वो मेरे पास इतना है. तो इस रॉ मटेरियल को इस आउटकम के लिए मैं किस पॉइंट के ऊपर जो है वो मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन, कि मेरे जो है टाइम, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो भी मेरी ज़ाया ना हो और मैं अपने जो रिसोर्सेज को जो है वो मैं मैक्सिमाइज कर सकूँ. लीनियर प्रोग्रामिंग इंशाल्लाह आपके पास जो टॉपिक आएगा, आई बिलीव कि आप जो है वो 6 सेमेस्टर में जो है वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का आप कोर्स लेंगे तो वहाँ पर आपका जो बिल्कुल इनिशियल टॉपिक होगा आपका वो आपके पास होगा लीनियर मैनेजमेंट का. या आप बात करेंगे उसके ऊपर लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है. लीनियर मॉडल आप डेवलप करेंगे और उस लीनियर मॉडल के अंदर आपने जो है वो डिफरेंट इनपुट्स देनी है और अपने अपने रिसोर्सेज जो है उन कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए अपने आउटपुट को जो है वो आपने वो मैक्सिमाइज करना है. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ऑपरेशंस मैनेजमेंट जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, दिस इज द सेम थिंग. ऑपरेशंस आप अपने मैनेज करते हैं. अब आपके पास जो ऑपरेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किस किस्म के ऑपरेशंस होते हैं? क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही एक ऑपरेशन है या हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ और भी ऐसे ऑपरेशंस हैं जो आपके पास होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने जो है वो रॉ मटेरियल लाना है, रॉ मटेरियल लाना है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो सुबह लेकर भी आना है, एम्प्लॉयज़ को आपने लेकर भी जाना है, ठीक है. रॉ मटेरियल आपने जो है
आपके पास डिफरेंट स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो अब जो आपके पास ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर आप एक मॉडल देखेंगे, उसका नाम हमारे पास होगा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल आपके पास क्या करता है कि वो आपके डिस्टेंस को मिनिमाइज करते हुए आपकी कॉस्ट को क्या करता है आपके पास, वो भी रिड्यूस करता है, ठीक है। कि आप फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के आपने अगर जो है यहाँ से आपने वहां पर जाना है तो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से लाहौर जाना है, यहाँ से लाहौर जाने का आपके पास, इस्लामाबाद से लाहौर जाने का आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें कि आप जो है वो जीटी रोड से लाहौर जाएं, ठीक है। जीटी रोड से हम लाहौर जा रहे हैं तो जीटी रोड से लाहौर जाने में हमें टाइम कितना लगेगा जी, 8 घंटे लगेंगे। कॉस्ट कितनी आएगी आपके पास, इतनी कॉस्ट आएगी। कितने किलोमीटर होगा, इतने किलोमीटर आपके पास होगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है यहाँ से मोटरवे से जो है वो सीधे आपके पास लाहौर जाएं, ठीक है जी। हम वहां से जाते हैं, कितनी कॉस्ट, कितना टाइम आपके पास। तो आपके पास दो डिफरेंट जो आपके पास हैं अल्टरनेट रूट्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है अब लाहौर जाने के लिए। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन आपका ऑपरेशंस के अंदर एक पार्ट है, आपको पता चलेगा कि हमारे पास लाहौर जो जाने के लिए मोटरवे जो है आपके पास जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और डिस्टेंस भी जो है वो आपके पास क्या है, कम है। तो ऑफ कोर्स योर डिसीजन विल बी देयर। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस आपके पास जो डेली जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजंस हैं ऑपरेशंस के रेलेवेंट। एक और हम इसकी एग्जांपल है तो हमारे पास एक और मॉडल आप ऑपरेशंस पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे असाइनमेंट मॉडल, कि आपने किसी बंदे को जो है इस्लामाबाद से जेहलम भेजना है, ठीक है। और आपके पास एक काम है कि इस्लामाबाद से जेहलम भेजना है, इस्लामाबाद से लाहौर भेजना है, इस्लामाबाद से आपने कोई क्वेटा भेजना है। तो कौन से डिफरेंट अल्टरनेटिव रूट्स हैं कि हम, अब आपके पास तीनों में से एक ऑप्शन है जो आपने अवेल करनी है कि आप उसको झेलम भेजें, उसको आप जो है वो लाहौर भेजें, या उसको आप क्वेटा भेजें। तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर जो भी लोकेशन है उसके मुताबिक आप डिसाइड करोगे कि मेरे पास जो है बंदा एक ही जाना है, 3 मेरे पास डिफरेंट लोकेशन है, मैंने डिसीजन करना है। तो आप असाइनमेंट जो है उस बंदे को दे रहे हो, तो आप देखते हो कि जी मेरा झेलम जाने में जो है कॉस्ट कम आ रही है, ठीक है, और मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास फुलफिल हो रही है। तो आप ऐसे डिसीजन लोगे जो आपके पास अगेन जो है कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है, कि हम किस तरह से, इसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट गेम थ्योरी भी हमारे पास एक चीज आप देखेंगे। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। उसमें भी आप देखोगे कि आप जो है आप ट्रेड ऑफ करते हो कि ये अगर हम ये डिसीजन लें तो ये हो जाएगा, ये डिसीजन लें तो ये आप, वो काफी क्या एक्टिव सी चीज है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट हम देखें टेक्निक्स टू एनालाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम भी आपके पास है ऑपरेशंस के अंदर, बट इसके साथ साथ आप ट्रांसपोर्टेशन भी देखते हैं, आप असाइनमेंट्स मॉडल भी देखते हैं, ठीक है, आप डुअल मेथड देखते हैं, सिंप्लेक्स मेथड आपके पास है, डिसीजन ट्री आपके पास है, फिर गेम थ्योरी है। देयर आर सो मैनी गुड थिंग्स टू लर्न देयर। आप जो है बहुत जबरदस्त आपका कोर्स है ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसको आप देखते हैं, उसको आप जो है इसके अंदर जो है वो सीखते हैं इसके अंदर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फोकसिंग ऑन द इम्प्रूव्ड क्वालिटी। मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर जो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है उनका मेन फोकस तो था क्वांटिटेटिव मैनेजमेट के ऊपर एंड देन ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर, बट एक और जो फोकस जो डाइवर्ट हुआ वो मैनेजमेंट थ्योरी में ये चीज फोकस की गई कि दैट ऑर्गेनाइजेशन दे शुड फोकस ऑन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट इज गुड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो ओवरऑल आपका प्रोसेस है उसकी क्वालिटी को जो है वो आपने इन्हांस करना है। एंड नाउ डेज द ऑर्गेनाइजेशन दे आर फोकसिंग ऑन द कंटिन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट। आपके पास जो है CQM का एक है कि आपके पास क्वालिटी तो मैनेज करनी है, यू हैव टू मैनेज द क्वालिटी, बट यू हैव टू मैनेज द क्वालिटी कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली। आपने कंटिन्यूसली क्या करना है, उसको क्या करना है, क्वालिटी को आपने जो है वो मैनेज करना है, ठीक है। And last thing is the management information system that provide information about the organization. Management information system, it is very very important system in nowadays. आपके पास जब से ऑटोमेशन आपके पास हुई है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब से आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर जब से आपके पास है, या आप कह सकते हैं ICTs, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जब से आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आई हैं आपके पास, तब से आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गया।
हम अगर देखें तो हमारे पास बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर जो है सबसे ज़्यादा आईसीटीज़ और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है वो यूज़ किया गया है। अगर आप देखते हैं अपने पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो बैंकिंग सेक्टर इससे पहले आपके पास क्या था, फुली मैनुअल था, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि अब आपके पास फुली ऑटोमेटेड है, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कनेक्टेड है, आपके पास सेंट्रल बैंक्स हैं, आपके पास जो है वो कनेक्टेड है। वेदर यू आर इन पाकिस्तान और वेदर यू आर इन एनी अदर कंट्री, यू कैन विदड्रॉ योर कैश, ठीक है। एक एटीएम कार्ड के थ्रू अपनी कैश जो है उसको आप विदड्रॉ कर सकते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द आईसीटीज। आपके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का एक आपके पास है। आपके पास एटीएम मशीन्स आपके पास हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स आपके पास हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, इन एक्चुअल आपके पास क्या है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास जो है वो एक एस्पेक्ट है। बट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास है, हमारे पास मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हमारे पास एक है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या है कि तमाम जो मार्केटिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स आप जो यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज अपने प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइज करने में, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक लेके जाने में, ठीक है, जो भी आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, आप उन तमाम टेक्निक्स का एक डेटाबेस सेट करते हैं और साथ साथ आप ये देखते हैं कि जो आपके कंपटीटर्स है वो कौन कौन सी जो है एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज या आपके पास प्रोडक्ट डिजाइन प्लान वो किस तरह का आपके पास जो है वो आपके पास मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हर स्ट्रेटजी का एक जो है डाटा बैंक आपके पास बन रहा होता है और वो इन फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज इन्हांसमेंट में काम आता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसको देखें तो हम ये बात करते हैं कि जो आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास है, ये आपके पास एक नॉलेज बैंक है। आप अपने नॉलेज को जो है इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आप सेव कर रहे हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने का एक और जो आपके पास फायदा है वो आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर अपने सेल्स रिकॉर्ड जो है लास्ट 10 ईयर्स के, 20 ईयर्स के, 30 ईयर्स के आपके जो सेल्स रिकॉर्ड है वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास सेव रहते हैं। एक और चीज आपके पास है, ना सिर्फ सेल्स आप रख सकते हैं बल्कि आप अपने प्रॉफिट्स रख सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस रख सकते हैं, आप अपनी जो कॉस्ट है वो आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास फॉर एग्जांपल सीजनल सेल है, क्वार्टरली सेल है, आप उसको जिस टाइम डिवाइड करें आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम सेल्स रिकॉर्ड की बात करें कि जी हमारे पिछले साल हमारे पास कितनी सेल्स रही, फिर आप क्या करते हैं अपने सेल्स को क्वार्टर वाइज डिवाइड करते हैं जी 4 क्वार्टर्स में, एक साल में 4 डिफरेंट पोर्शंस हैं हमारे पास सेल्स, इन 4 क्वार्टर्स में हमारे पास सेल्स क्या रही, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास सेल्स के ये पैटर्न रहे। आप अपने प्रीवियस डाटा को यूज करते हुए अपने फ्यूचर सेल्स को क्या कर सकते हैं, वो फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में जो हमारे पास सेल्स है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या रहेंगी। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट थ्योरी। हमने इससे पहले जो है हमने बिहेवियरल थ्योरी के बारे में हमने बात की, फिर हमने बात की आपके पास मैनेजमेंट साइंसेस थ्योरी के ऊपर, फिर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट थ्योरी की। आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो एनवायरनमेंट है उसके दरमियान क्या लिंकेज है। कंसिडर द रिलेशनशिप इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव टू कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। Why it is important, हम नेक्स्ट टाइम इसको देखते हैं। The environment consists of forces. Environment consists of forces, that there must be some forces in the environment, conditions and influence the outside the organization. हमारे पास जो environment है यहाँ बात की जा रही है, the consider relationship between the inside and outside environment, and then in the second line it is considered that environment consists of the forces, conditions and influences outside the organization. यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हमारे पास दो इन्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिसीजन अबाउट द समथिंग, एनी डिसीजन, आप कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ भी आप सेटअप करना चाह रहे हैं, देयर इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू स्कैन द टू एनवायरमेंट्स. First of all, organizational internal environment, and second thing is organizational internal environment. Organizational internal environment में we are saying that there are some forces. हमारे पास organization के जो internal environment है वो किस तरह से external forces जो हैं उसके ऊपर जो है वो impact कर सकते हैं. हमारे पास जो external forces हैं उसमें there are so many. हम अगर एक बात करें कि हमारे पास organization सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स कि जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो इफेक्ट करते हैं. यस, हमारे पास सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स इफेक्ट करते हैं आपके पास इंटरनल एनवायरनमेंट को.
हमारे पास और फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं एक्सटर्नल जो कि एनवायरनमेंट को, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल जो है प्रोग्रेस को जो है वो इफेक्ट करें। फर्स्ट हमने कहा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, सेकंड हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल फैक्टर। अगर आपके पास आउट कंट्री जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो पॉलिटिकल है वो स्टेबिलिटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनली जो है वो उस तरह से बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लीगल, ठीक है, लीगल प्रॉब्लम्स आपके पास है, ठीक है, सोशल, लीगल, इन्वायरमेंटल इश्यूज आपके पास जो है वो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। The more important factor, the most important factor I'll say that it is the technological factors। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटसाइड जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है वो और भी ज्यादा क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पास जो है डिफरेंट फोर्सेस हैं, जो मैंने आपसे शेयर किए, ये तमाम के तमाम फोर्सेस जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल जो है प्रोग्रेस उसको इफेक्ट करते हैं। देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन दे शुड हैव टू कंसिडर द एनवायरनमेंट, दे हैव टू कंसिडर देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को देखनी है कि उनके पास जो स्ट्रेंथ्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनके पास जो की कॉम्पिटेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और कौन कौन सी इंटरनल वीकनेसेस हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी जो है वो वीकनेसेस हमारे पास जो है वो भी हैं। यू हैव टू लुक फॉर द की इंटरनल कॉम्पिटेंसीज एंड यू हैव टू लुक फॉर द की वीकनेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको इन दोनों को देखना है और फिर आपको अपनी जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को वो मैच करना है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो थ्रेट्स हैं, उनके साथ आपको क्या करना है, उनको आपके साथ इनको कोरिलेट करना है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट यू हैव टू कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल एनवायरनमेंट। सिस्टम थ्योरी कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ स्टेजेस, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ द स्टेजेस। हमारे पास 3 डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, सिस्टम थ्योरी जो है इसके ऊपर जो है फोकस करती है। इसके अंदर हमारे पास 3 चीजें हमारे पास कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनपुट, इनपुट हमारे पास स्टेज है, सेकंड हमारे पास है कन्वर्जन फेज, थर्ड हमारे पास है आउटपुट फेज। हमारे पास कोई भी एक एक्टिविटी है वो इन 3 चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट, यू हैव टू एक्वायर द एक्सटर्नल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आप जो है वो शू मैन्युफैक्चरर है, या आप फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है, आप सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपकी जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास एक्सटर्नल रिसोर्स है। आप इंटरनली जो है अपना रॉ मटेरियल जनरेट नहीं करते, बल्कि इन तमाम इंडस्ट्रीज में जो आपका रॉ मटेरियल वो आपके पास कहां से आएगा, वो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आएगा। ठीक है, सो यू हैड सीन दैट इंटरनल एनवायरनमेंट हैज कंट्रोल। अगर आपके पास रॉ मटेरियल ना आए तो क्या आपका प्रोडक्ट फेल नहीं हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन सकता है अगर आपका रॉ मटेरियल ना हो? इट इज नॉट पॉसिबल। इनपुट स्टेज ही अगर आपकी फेल होगी तो आपके पास कन्वर्जन और आउटपुट फेज जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि रॉ मटेरियल जो है वो आपके पास लिंक्ड है विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, वो कंट्रोल आपके पास कर रहा है। सो एक्वायर एक्सटर्नल रिसोर्सेज, इनपुट आपके पास एक्वायर एक्सटर्नल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल मैंने आपको एक एग्जांपल दी। सेकंड थिंग, इनपुट्स आर प्रोसेस्ड इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आपने इनपुट दी, ठीक है, रॉ मटेरियल जो भी आपके पास है, जो भी आपने एक इनपुट दी, आपने क्या किया कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो आपने उससे आपने बनाई। यहाँ पर आप अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कुछ और एग्जांपल कंसिडर करते हैं तो आप बात कर लें गवर्नमेंट लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए फेवरेबल हों, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स अगर आपके पास गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो लीनियंट हो तो आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज सम सब्सिडी ऑन द रॉ मटेरियल, बट गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी जो है हटा दी, तो आपकी इनपुट के ऊपर कॉस्ट क्या होगी, वो एकदम आपके पास क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। जब आपके पास इनपुट के ऊपर कॉस्ट आपके पास बढ़ेगी तो आपके पास क्या होगा कि आउटकम जो है वो आपका जो है प्रोडक्ट वो आपके पास क्या होगा, वो एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि आपको इनपुट के ऊपर जो है वो कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ रही है। सेकेंडली, जब आपने इनपुट को अपने प्रोसेस करके गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट किया, देन थर्ड थिंग आपके पास है फिनिश्ड गुड रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। अब आपके पास फिनिश्ड गुड जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज तो होंगे, ऑफ कोर्स आपका जो प्रोडक्ट है उसको आपने सेल करना है, एंड सेल यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू सेल दैट प्रोडक्ट अगेन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपका जो कस्टमर है वो आपका पार्ट है किस चीज का, आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की रेंज से बाहर है, क्योंकि आपने इनिशियली इनपुट के अंदर क्या किया है,
वो आपको कॉस्ट ज़्यादा आई है, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर कि आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेन नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो इंटरनल एक आपका मैटर है, बट इट हैज़ इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कर रही है, उसको इम्पैक्ट कर रही है। तो अगर आपके पास जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपके पास कस्टमर बैठा हुआ है वो अगर प्राइस सेंसिटिव है तो हाई प्राइस प्रोडक्ट विल नॉट बी अप्रिशिएटेड, वहां पर आपका जो हाई कॉस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, अप्रिशिएट नहीं होगा। तो वट एवर वी आर डूइंग वी हैव टू कंसिडर दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमें इन दोनों रिलेशनशिप को हम क्या करना है, उनको हमें कंसिडर करना है। यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि हमने इनपुट दी, हमने कन्वर्जन की, हमें आउटपुट आए, बट वी आल्सो हैव टू कंसिडर द सिस्टम, वी हैव टू कंसिडर द सिस्टम। सो व्हाट आर द सिस्टम कंसिडरेशन? एन ओपन सिस्टम इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, अ क्लोज सिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट की बात की जा रही है कि हमारे पास दो किस्म के सिस्टम होते हैं, वन इज कॉल्ड ओपन सिस्टम एंड सेकंड हमारे पास कहलाता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में हमारे पास क्या है, इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, कि आप जो है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के साथ आप क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। क्लोज सिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड। जब क्लोज सिस्टम में क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ मतलब इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे से आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरेक्ट में आप जो है वन साइडेड हैं, आप टू साइडेड नहीं है। जबकि ओपन में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल दोनों आपके पास क्या करते हैं, आपके पास वो इंटरेक्ट करते हैं। क्लोज सिस्टम ऑफन अंडरगो एंट्रोपी, ठीक है, क्लोज्ड एंडेड होता है, लूज द एबिलिटी टू कंट्रोल इटसेल्फ एंड फेल। आपके पास क्लोज सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल आपके पास नहीं होते। यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन और आपके पास इन्वायरमेंट थ्योरी के अंदर, ठीक है, बट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मैं नॉलेज आपका एक्सटेंड कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो ओपन डोर पॉलिसी भी होती है और क्लोज डोर पॉलिसी भी होती है। इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। ये हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर होता है कि लीडरशिप करती है, कि लीडरशिप आपके पास है जो आपकी मैनेजमेंट है, वेदर दे आर फोकसिंग ऑन द ओपन डोर पॉलिसी और दे आर फोकसिंग ऑन द क्लोज डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी में आपके पास क्या कि एम्प्लॉयज दे आर ओपन टू सी द टॉप मैनेजमेंट। अगर उनके कोई इशू है, कुछ सजेशंस है, सो दे आर ओपन टू सी द टॉप मैनेजमेंट। वो अपने इश्यूज भी टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं और आपके जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो फीडबैक्स हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट को दे सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी फ्रूटफुल थिंग कि आपके पास इम्प्रूवमेंट जो आपके सजेशंस हैं, इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो लोअर मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट के पास आपके पास आए। बट क्लोज सिस्टम के अंदर आपके पास क्या है, दैट यू आर ओनली कन्फाइंड विद योर सुपरवाइजर, यू आर नॉट अलाउड टू सी द टॉप मैनेजमेंट, कि आप टॉप मैनेजमेंट को जो है आप उनको देख नहीं सकते, आप अपनी सजेशंस, अपने प्रॉब्लम्स जो है उनको आप बता नहीं सकते। यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो हमने बात की कि अ क्लोज सिस्टम ऑफन अंडरगो एंट्रोपी, ठीक है, लूज द एबिलिटी टू कंट्रोल इटसेल्फ एंड लूज। सिमिलरली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर पास क्लोज सिस्टम है, ठीक है, कि आप जो है अपनी सजेशंस, अपनी प्रॉब्लम्स वो टॉप मैनेजमेंट नहीं बता सकते, ठीक है, वट एवर टॉप मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड यू हैव टू वर्क अंडर दोज कंडीशन। सो लॉन्ग टर्म में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आपके पास क्या होती है, वो स्टेबल नहीं होती। बट के वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपके पास एक ओपन डोर पॉलिसी है और एक ओपन सिस्टम है, वहां पर आपके पास क्या है कि ज्यादा आपके पास क्या वो अप्रिशिएटेबल होता है और ज्यादा आपके क्या होते हैं, आप जो है वो प्रोडक्टिव होते हैं। Another important system consideration is synergy। synergy का जो कंसेप्ट है हमने ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आपके पास इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आपके पास डिपार्टमेंट के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो है वो सिंगल प्रोसेस नहीं चल रहा होता। सिंगल प्रोसेस मीन कि आप एक काम कर रहे होते हो, लेकिन उस एक काम को करने में आपके पास क्या है कि आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से एग्जांपल ले लें कि आपके एक यूनिवर्सिटी है और आपने यूनिवर्सिटी का क्या करना है कि यूनिवर्सिटी का आपने रिजल्ट जनरेट करना है कि आपके पास रिजल्ट जो है वो क्या है। तो आपको जो इनपुट मिलनी है वो हर डिपार्टमेंट से मिलनी है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, अर्थ, एनवायरनमेंट, वट एवर इट इज, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, आपको सबसे जब तक इनपुट नहीं आएगी तब तक आप जो है वो रिजल्ट अपना जो है फाइनल उसे आप कंपाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर डिपार्टमेंट के दरमियान इंटरलिंकेज नहीं होगा, एक डेडलाइन नहीं होगी रिजल्ट की कि तमाम डिपार्टमेंट ने इस डेट तक रिजल्ट सबमिट कर देने हैं, तो व्हाट यू बिलीव कि आपके पास कभी भी आपका फाइनल रिजल्ट कंपाइल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा,
ठीक है। तो डिपार्टमेंट के दरमियान इंटरलिंकेज जो है उसे हम बोलते हैं सिनर्जी। इसका मतलब ये भी है हमारे पास सिनर्जी इसलिए भी जरूरी है कि जब इंटर डिपार्टमेंटल लिंकेज ज्यादा होगी तो कम्युनिकेशन का जो आपके पास फ्लो है वो आपके पास ज्यादा होगा। डिपार्टमेंटल नेटवर्किंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतने आपके पास क्या होगा, परफॉर्मेंस और आउटकम आपके पास जो है वो आपके पास अच्छी आएगी। सिनर्जी को यहां से देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या, हमारा परफॉर्मेंस गेन ऑफ द होल सरपास द कंपोनेंट, तमाम के तमाम कंपोनेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंटरलिंक्ड है। सिनर्जी इज ओनली पॉसिबल इन अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। Synergy is only possible in a coordinated system. If to work together, if you work in an integrated way, फिर आपके पास क्या होगी, वो सिनर्जी पॉसिबल होगी, अदरवाइज आपके पास जो है वो सिनर्जी पॉसिबल नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एक और चीज भी आती है सिनर्जी के अंदर कि जब आपके पास एक काम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे हो तो आपके पास डेड लॉक का एक फंक्शन आता है। डेड लॉक हमारे पास ये है कि आपके पास एक एक्टिविटी जो है वो किसी और एक्टिविटी की वजह से रुक जाए, बिकॉज आपको इनपुट नहीं मिली। आपका एक सिस्टम है वो डिफरेंट इनपुट से चलता है, आपके पास 3 इनपुट तो आ गई बट चौथी इनपुट आपके पास नहीं आई, तो चौथी इनपुट का ना आना जो है वो ओवरऑल सिस्टम को क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा। दैट थिंग इज कॉल्ड डेड लॉक इन द सिस्टम। बट इफ देयर इज सिनर्जी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स देयर इज अ हाई परफॉर्मेंस। एंड लिटरेचर से ये बात साबित हुई है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में सिनर्जी या कोऑर्डिनेशन ज्यादा होती है वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो हाईली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होती हैं वो कंसिडर की जाती हैं। यहाँ पर एक जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास दी गई है ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम में आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट स्टेज में आपके पास रॉ मटेरियल है, फिर आपके पास है कन्वर्जन स्टेज। रॉ मटेरियल आपके पास इनपुट से मिला, कन्वर्जन स्टेज में आपके पास मशीन्स हैं और ह्यूमन रिसोर्स है। मशीन आपका फोर्स जो प्रोडक्ट बना रही है, बट जो स्किल्ड लेबर है, जो स्किल ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है वो उस मशीन को जो है वो ड्राइविंग फोर्स है उसके लिए। आउटपुट स्टेज में आपने गुड्स एंड सर्विसेज दी एंड देन सेल्स ऑफ द आउटपुट, फर्म कैन देन बाय इनपुट। आपके पास अगर सेल्स होगी, प्रॉफिट होगा तो क्या करेगी फर्म, दोबारा क्या करेगी, वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी और आपके पास क्या करेगा, वो एक साइकिल जो है वो चलता रहेगा। आपने देखा कि ये एक ओपन सिस्टम वो एक साइकिल है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू ईच अदर। रॉ मटेरियल ने कंट्रीब्यूट किया कन्वर्जन फेज के अंदर, कन्वर्जन फेज ने जो है कंट्रीब्यूट किया आउटपुट फेज के अंदर, आउटपुट फेज ने कंट्रीब्यूट किया आपके पास सेल्स में, और सेल्स अगेन आपके पास जो है वो इनपुट दे रही है आपको रॉ मटेरियल में। सो इफ देयर इज एन ओपन सिस्टम तो आपके पास क्या होगा कि एक अच्छा एक आपके पास सेटअप बना रहेगा और जो है वो फर्म जो है वो लॉन्ग लास्टिंग आपके पास क्या करेगी, वो कंट्रीब्यूट करेगी। वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, हम इनको देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज फॉर दैट बट एक्चुअली दे आर फोकसिंग ऑन द प्रीवियस थ्योरीज। इसको आप देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ हमारे पास है मैकेनिस्टिक, ठीक है। मैकेनिस्टिक मीन अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड एट द टॉप, थ्योरी एक्स, ठीक है। Employees are lazy, they not work, they not want to work, you have to supervise them, you have to control them to take work। हमारे पास theory X, employee closely monitored and managed, very effective in a stable environment। अगर एक ऐसी environment जो stable हो, ठीक है, जो आमतौर पर पॉसिबल नहीं होती है आपके पास, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके इन्वायरमेंट को इंटरनल को स्टेबल नहीं रहते। बट अगर आप ऐसी जगह पे हैं जो आप स्टेबल हैं, लैब्स आपके पास हैं, लेबोरेटरीज आपके पास हैं, जहां पर आप अपने इंटरनल सिस्टम को खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां पे आपके पास क्या है कि आप क्या करें, वेरी इफेक्टिव इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट। आपके पास थ्योरी एक्स जो है वो स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबल है और आपके पास जो है वहां पर जो है ये इफेक्टिव है। सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज द ऑर्गेनिक। अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड थ्रू आउट द एम्प्लॉयज, ठीक है। अथॉरिटी को आप क्या करें, डिसेंट्रलाइज करें। अपने पास जो अथॉरिटी है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें। जो आपके पास लोअर मैनेजमेंट है जो आपके पास, उसके अंदर क्या करें, आप अपने पास हायरार्की को डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल इन द मैनेजमेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वी हैव 3 टाइप्स, वी हैव टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड वी हैव अ लोअर मैनेजमेंट, और हम कहते हैं लाइन मैनेजर्स आपके पास हैं। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करें, अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड है तो वो अपनी तमाम के तमाम जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेट करेगी। मिडिल मैनेजमेंट को मिडिल मैनेजमेंट आपके पास डेलीगेट करेगी, आपके पास किसको, लाइन मैनेजर को लाइन मैनेजर करेगी, आपके पास किसके पास, आपके पास जो है नॉन मैनेजमेंट जो आपके पास वर्कर्स हैं उनके अंदर। तो आपके पास अथॉरिटी जब डेलीगेट आपके पास होगी तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो आपके पास ज्यादा होगा, जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन सिनर्जी है वो आपके पास क्या होगी, आपके पास बढ़ेगी। मच लूजर कंट्रोल देन द
मैकेनिस्ट, ठीक है। देन हमने बात की मैकेनिस्ट के, उससे कंट्रोल आपका लूज होगा। मैनेजर्स कैन रिएक्ट क्विकली टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और आपके पास क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एकदम आपके पास क्या होंगे, वो मैनेजर्स क्या कर सकेंगे, वो रिएक्ट कर सकेंगे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी बीइंग डिलीवर्ड टू द टॉप, फ्रॉम टॉप लेवल टिल द बॉटम लेवल। आपके पास इन्फॉर्मेशन हर जगह आपके पास मौजूद है, तो आप उसको कंट्रोल भी जल्दी कर लेंगे। आपके पास कंट्रोल का मैकेनिज्म वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास स्ट्रॉन्गर और इन्हांस्ड होगा। जो हमारे पास है कंटीजेंसी थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी में हमारे पास जो है वो assumption क्या है कि assume that there is no best way to manage। आपके पास यहाँ पर जो assumption ये की जाती है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जब भी आप उसे करें तो आपको उसको करने का एक तरीकाकार आपके पास ना हो। Before you start the work, you must have some contingency plan। आपके पास जो है वो अल्टरनेटिव्स प्लान्स का होना भी क्या है, वो भी आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो है डायरेक्ट एक्शन जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये बात की जा रही है कि आप तब तक को काम स्टार्ट ना करें तब तक जब तक आपके पास उस प्लान का कोई अल्टरनेटिव जो है वो मौजूद ना हो, ठीक है। अल्टरनेटिव होना आपके पास क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास उस प्लान का अल्टरनेटिव है, फिर तो आप क्या करें कि अपने काम को स्टार्ट करें, अदरवाइज आप उसके ऊपर फोकस ना करें। हम इसके assumptions को दोबारा देखते हैं। assume there is no one best way to manage, ठीक है। the environment impact the organization and managers must be flexible to react the environmental change। आपके पास environment जो है वो हमेशा डायनामिक है, कभी भी कंसिस्टेंट आपके पास नहीं रहेगी, वेदर इट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट और वेदर इट इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट में भी आपके पास फाइनेंसेस आपके पास कम हो जाए तो जो एक्टिविटी है वो आपकी जो है वो डिस्कार्ड या डिस्टर्ब आपके पास हो सकती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एनवायरनमेंट है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती, इसलिए मैनेजर्स को जो है उसके ऊपर जो है वो प्लान ऑफ एक्शन जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा कि वो अपनी एनवायरनमेंट को किस तरह बेस्ट पॉसिबल वे में जो है वो हैंडल कर सके। द सिस्टम, द वे द ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइंड, कंट्रोल्ड, ठीक है, द सिस्टम सिलेक्टेड डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। आपके पास आपने प्लान किस तरह से करना है, आपने डिजाइन कैसे करना है, आपने कंट्रोल कैसे करना है, आपने सिस्टम सिलेक्ट कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास डिपेंडेंट आपके एनवायरनमेंट के में। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज रैपिडली, सो मस्ट मैनेजर्स। आपके पास जो, अगर आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जहाँ पे आपके पास टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ हम टेक्नोलॉजी को जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट देते हैं, तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो रैपिडली आपके पास क्या होती है, वो चेंज होती है और वो बहुत ज्यादा तेजी से आपके पास क्या करती है, वो चेंज होती है। तो टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मैनेजर्स को जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ खुद को मैनेज करना होगा और उनको जो है टेक्नोलॉजी को जो है वो चेंज करना होगा एज सून एज पॉसिबल विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी। तो आपने देखा हमारे पास कि आपके पास कंटीजेंसी प्लानिंग, एक एक्स्ट्रा प्लान होना जरूरी है आपके पास वे ऑफ एक्शन एक जो है वो बेस्ट मेथड नहीं है, बल्कि आपके पास डिफरेंट जो है वो वे होने चाहिए एक काम को करने के लिए। अगर आपके पास एक मेथड फेल हो जाए तो दूसरे को आप क्या कर सकें, वो अडॉप्ट कर सके। सेम थिंग यहाँ पे एग्जांपल दी कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के ऊपर टेक्नोलॉजी कभी कंसिस्टेंट नहीं है, तो जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होगी मैनेजर को उतनी तेजी से क्या करना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजिकल चेंज को जो है वो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंटीजेंसी थ्योरी की हमने उसकी डायग्रामेटिकली हमने उसे डायग्राम उसकी बनाई है, उसको थोड़ा आप देख लें। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कि आपको देखना है कि जो आप जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ पर आपने सिर्फ अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को नहीं फोकस करना, बट यहाँ पर आपने अपनी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी फोकस करना है, क्योंकि हमें ये बात बड़ी क्लियरली हमारे लिए क्लियर है कि इंटरनल एनवायरनमेंट से ज्यादा जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है बहुत तेजी से आपके पास क्या होती है, चेंज होती है। और हमने ये भी बात की कि हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिफरेंट फोर्सेस हैं, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक फोर्स, टेक्नोलॉजिकल फोर्स, इकोनॉमिकल फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स आपके पास है, ठीक है, आपके पास नेशनल डिजास्टर्स आपके पास हैं, डिफरेंट चीजें आपके पास है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है और वो आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उनको जो है वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पास क्या हैं, ठीक है। इफ फेवरेबल वी शुड प्रोसीड। सेकंड थिंग इज डिटरमाइन द डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। आपने सेकंड चीज आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब अपनी एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, सेकंड थिंग यू शुड फोकस ऑन द यू शुड डिटरमिन द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो है कंट्रोल सिस्टम उसको जो है आप फोकस करें, उनको आप देखें कि
आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो है वो कंट्रोल सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो आपके पास कैसा है, उनके ऊपर आप फोकस करें। इफ यू शुड फोकस ऑन द इंटरनल, इफ यू शुड डिटरमिन द डिजाइन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, आपके पास दो आउटकम्स आएंगी। पहली चीज आपके पास आएगी ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस इन स्टेबल एनवायरनमेंट चूज अ मैकेनिस्ट, हमारे पास स्ट्रक्चर जो हमने बात की, हमारे पास मैकेनिस्टिक जो हमारे पास है वहां पे हमने बात की कि हमारे पास जो है वो थ्योरी एक्स को फॉलो करते हैं, और थ्योरी एक्स आपके पास तभी फॉलो हो सकती है जब आपके पास एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल हो, कंसिस्टेंट रहे आपके पास एनवायरनमेंट के अंदर, आपके पास फॉर एग्जांपल चेंज आपके पास ना है, कोई भी ऐसी एनवायरनमेंट जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसके ऊपर आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ना आता हो। तो इस तरह के केस में आपके पास क्या है कि आप जो है वो मैकेनिस्टिक जो अप्रोच है उसको जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, इन दैट केस द अथॉरिटी मस्ट बी सेंट्रलाइज्ड, कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। वर्टिकल कम्युनिकेशन, आपके पास जो कम्युनिकेशन होगा वो आपके पास वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लो होगा, दैट इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड देन यू हैव अ लाइन मैनेजर्स। आपका जो है कम्युनिकेशन स्टाइल ये होगा। Another important factor that control through the strict rules and procedure, that you are controlling each and everything through the strict rules and आपके पास वहाँ पे रूल रेगुलेशन जो है स्ट्रिक्ट होंगे, और आपके पास परफॉर्मेंस को भी जो है स्टैंडर्ड जो है प्रॉपर्ली डिफाइंड हुए होंगे, और आपने जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो देनी भी होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजिंग एनवायरनमेंट चूज एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, हमारे पास ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में क्या था, थ्योरी वाई को फॉलो करती है। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज है, डिसेंट्रलाइज्ड, आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है, हमारे पास एक सेकंड थिंग हमारे पास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, मीन बॉटम अप अप्रोच है हमारे पास। एंड सेकंड थिंग हमारे पास ये है कि क्रॉस डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जिसको हम कहते हैं सिनर्जी, वो हमारे पास जरूरी है। तो आपने देखा कि कंटीजेंसी थ्योरी आपके पास जो है दोनों एंड पे फोकस करती है कि अगर आपके पास एनवायरनमेंट स्टेबल है तो यू शुड गो फॉर द मैकेनिस्टिक अप्रोच, बट अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है देन यू शुड फोकस ऑन द ऑर्गेनिक अप्रोच। इफ यू लुक फॉर द समरी ऑफ टुडे लेक्चर, तो हमने फर्स्ट ऑफ बात की थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी की हमने बात की, हमने बिहेवियर मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर हमने बात की, फिर हमने जो है वो हॉर्नथॉर्न स्टडीज के ऊपर बात की। ठीक है, जो कि लाइट के ऊपर थी, कि लाइट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो है ट्राई किया गया, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर तो देखा गया कि लाइट का जो है वो कोई इम्पैक्ट आपके पास नहीं है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, बट जिन सब्जेक्ट को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था, वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहने की वजह से जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो जो थी वो ज्यादा इंप्रूव हो रही थी। तो हमने बात की कि जो बिहेवियर आपके पास है, इट इज समथिंग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स द प्रोग्रेस और टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने बात की थ्योरी एक्स और वाई की। थ्योरी एक्स और वाई में हमने क्लियरली डिफरेंशिएट किया कि एम्प्लॉय जो है वो किस किस्म के होते हैं और किस तरह के उनके साथ जो है वो बिहेव करना चाहिए। हमने बात की थ्योरी जेड की। आफ्टर द कंपैरिजन ऑफ थ्योरी एक्स एंड वाई हमने थ्योरी जेड की बात की। फिर हमने कुछ सिस्टम कंसिडरेशन के ऊपर बात की। ठीक है, उसमें हमने सिनर्जी की बात की। ठीक है, वन ऑफ द थिंग इज सिनर्जी। देन हमने बात की कंटीजेंसी थ्योरी की। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड हम बात करेंगे इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वहाँ पे जो फोर्सेज हैं और फोर्सेज का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है हम उनके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे अपने पास इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को, कि हमारे पास जो इंडस्ट्री है उसका लाइफ साइकिल क्या है और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है इम्पैक्ट कर सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।